दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग। एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज। एंड हेयर वी हैव टू सी हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। तो हम अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट विल बी माई टॉपिक। तो अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज, तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। और इन दिस टॉपिक आई हैव टू स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर। अब हमारा परफॉर्मा क्या होगा, व्हाट आर रूल रेगुलेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंक्स। तो हमारा इसमें दोस्तों पहला स्टेप होगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। सो इन दिस केस आई हैव टू डिस्कस वेरियस शेड्यूल्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल बनते हैं दोस्तों। अगर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम ब्रीफ में कहें, तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दैट इज़ प्रिपेयर्ड विद द ओनली 4 शेड्यूल्स। तो यहाँ पे हमें 4 शेड्यूल्स रिक्वायर हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस में कौन सी हमारी एडजस्टमेंट होगी, कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, कौन सी हम ट्रांजैक्शन को पुट करेंगे, कौन से अकाउंट को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4 शेड्यूल्स हैं जनरली। एक हमारा है शेड्यूल नंबर 13। तो यहाँ पे 13, 14, 15 एंड 16, तो ये हमारे 4 शेड्यूल्स में हम बना सकते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर ट्रांसफरिंग टू स्टैट्यूटरी रिजर्व वी हैव टू ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। तो कितना हमारा नेट प्रॉफिट होगा किसी भी बैंक के लिए, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 शेड्यूल्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हर शेड्यूल का थोड़ा क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं शेड्यूल नंबर 13। तो शेड्यूल नंबर 13 में क्या इंक्लूड होता है, तो शेड्यूल नंबर 13 में हमारा इंक्लूड होता है दोस्तों, जिसमें हम कहते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड। तो ये हमारा शेड्यूल बनता है इंटरेस्ट अर्न्ड। तो इंटरेस्ट अर्न्ड में हम क्या इंक्लूड करेंगे, तो ये हमें माइंड में रखना चाहिए। इंटरेस्ट अर्न्ड में हमारा क्या क्या ट्रांजैक्शन इंक्लूड होगा। अब सबसे पहले, अब बैंक ने जो भी लोन्स दिए हैं, बैंक ने जो भी एडवांसेस दिए हैं, जो भी उन्होंने लोन दिए हैं, तो बैंक हैज़ टू अर्न इंटरेस्ट। अब बैंक कहाँ से दोस्तों इंटरेस्ट अर्न करता है, जो बैंक ने लोन प्रोवाइड किए हैं। तो बैंक कई तरह के लोन प्रोवाइड करता है, टर्म लोन, कई तरह के लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट। तो देयर आर वेरियस वैरायटीज़ ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो अब बैंक ने जो भी लोन प्रोवाइड किए दैट बैंक हैज़ टू टेक इंटरेस्ट। तो वहाँ से जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो भी अर्निंग होती है, दैट इज़ द अर्निंग ऑफ बैंक। तो नंबर 1 में हम लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम नंबर 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे आएगा नंबर 1 पॉइंट होगा इंटरेस्ट ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स ऑब्लिक बिल्स। अब बैंक की इनकम कहाँ से होती है, बैंक की कलेक्शन कहाँ से होती है, तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं 13 में हमारी इनकम आती है, वो होती है इंटरेस्ट। अब सबसे पहला जो इंटरेस्ट है वो बैंक को कहाँ से मिलता है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सबसे पहले हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब बैंक ने जो भी शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किए, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किए, तो उसमें मिड टर्म जो भी मीडियम टर्म के लोन प्रोवाइड किए, तो जो भी उसका इंटरेस्ट होगा दैट विल बी इनकम फॉर द बैंक। तो यहाँ पे हमें इनकम की कलेक्शन करनी है, व्हाट इज़ द अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे होगा इंटरेस्ट ऑन लोन्स।
तो ये होगा। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमें दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जो हमारे ट्रांजैक्शन हैं उनको क्लब करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है कि यहाँ शेड्यूल 13 में पोस्ट होंगे, या कुछ हमारे 14 में पोस्ट होंगे, कुछ हमारे 15 में होंगे, कुछ हमारे 16 में होंगे। तो हमारा सबसे पहले अर्निंग का शेड्यूल होता है शेड्यूल नंबर 13। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन्स। सेकंड होता है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बैंक की इनकम होती है। तो अगर हम उसके बाद चलें तो उसके बाद मेरी जो थर्ड आइटम होती है जो अर्निंग होगी बैंक की, वो होती है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट में बैंक को कितना इंटरेस्ट मिला, कितना उन्होंने लोन पे इंटरेस्ट लिया, कैश क्रेडिट में कितना, जो हम क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं अगर हमें ज़्यादा देना पड़ा, इंटरेस्ट पे करना पड़े बिकॉज वी आर डिफ़ॉल्टिंग क्रेडिट कार्ड्स, तो यहाँ पे जो भी हम डिफ़ॉल्ट करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मनी बैंक लेता है, महंगा जो इंटरेस्ट लेता है, दैट इज़ देयर इनकम। तो यहाँ पे हम लेते हैं इंटरेस्ट अर्न। तो यहाँ सबसे पहले हमने कहा लोन पे इंटरेस्ट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो उन्होंने लोन दिए, और इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। और कई बार हमारा जो बैंक है वो लेता है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स। अब करंट अकाउंट में भी वो इंटरेस्ट लेता है ऑन टेम्परेरी बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑन टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट्स। तो जो भी ओवरड्राफ्ट्स होते हैं तो उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ द इनकम ऑफ बैंक। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट की बात की, तो हमारे इंटरेस्ट कई तरह के हो सकते हैं जो बैंक के लिए इनकम होंगे। सबसे पहले लोन होगा, कैश क्रेडिट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट्स होगा, ऑन टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट होगा, तो ये काइंड का होगा। उसके बाद हम लेते हैं दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट्स। अब बैंक की इनकम डिस्काउंट पे भी होती है। अब डिस्काउंट किसका होता है, डिस्काउंट्स ऑन एडवांसेस और बिल्स। अब कई बार बैंक यहाँ पे बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करते हैं, तो जो डिस्काउंटिंग इनकम है दैट विल बी नोन एज बैंक इनकम, वो हमारे 13 नंबर शेड्यूल में जाएगी। तो ये हमारा 13 शेड्यूल होता है जिसमें हम इंटरेस्ट अर्नड भी लेते हैं और डिस्काउंट्स भी लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट को भी नोट किया। अब डिस्काउंट्स मीन्स टोटल डिस्काउंट्स कलेक्टेड बाय बैंक, एंड डिस्काउंट इज़ काइंड ऑफ अर्निंग। अब डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट होता है जो बैंक बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करने में अर्निंग लेता है। और कई तरह के एडवांसेस, जो भी हमारे एडवांसेस होते हैं उनको डिस्काउंट, ताकि डिस्काउंट इसलिए किया जाता है ताकि जो भी होल्डर है दैट पर्सन शुड कैरी रेडी मनी, ताकि जो भी हमारा ड्रार होगा उसको रेडी मनी मिले विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो उसके लिए वो डिस्काउंट भी देने को तैयार हो जाता है। तो जो भी हमारे डिस्काउंट्स होते हैं दैट इज़ द इनकम ऑफ बैंक। अब हमारे दोस्तों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अब जो भी टोटल डिस्काउंट होता है, जो भी उनकी डिस्काउंट अर्निंग होती हैं, ये जनरली हमें ग्रॉस में गिवन होती हैं। ग्रॉस का मतलब टोटल में गिवन होती हैं, जिसमें हम लेस करते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कई बार जो बैंक है ना रिबेट देता है, डिस्काउंट देता है, कंसेशन देता है ऑन बिल डिस्काउंटेड पे, अपना चीपर रेट कर लेता है, तो जो भी उनकी डिस्काउंट होता है, रिबेट होता है, दैट विल बी डिडक्टेड। तो हम क्लोजिंग रिबेट को हमेशा लेस करते हैं इन द टोटल डिस्काउंट में। तो जो नेट डिस्काउंट आता है दैट इज़ क्लब्ड इन द, जो नेट डिस्काउंट होगा वो हमारे शेड्यूल नंबर 13 में इंक्लूड होगा। तो हमारे शेड्यूल में दोस्तों एक तो इंटरेस्ट अर्नड भी होते हैं और नेट डिस्काउंट, तो ये भी हमारे बैंक की अर्निंग है। लेकिन जब हमें एडजस्टमेंट में कोई रिबेट गिवन हो, क्लोजिंग रिबेट हो, दैट शुड बी डिडक्टेड, उसको हम लेस कर लेते हैं। तो नेट आंसर जो होगा बैंक की टोटल अर्निंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे दो मेन पॉइंट है। पहला नंबर होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है। सेकंड में हमारे पास होता है डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट भी हमारा इनकम है। जो बैंक की डिस्काउंट्स, जो उनको BR वगैरह को डिस्काउंट किया जाता है और रिबेट जो छूट मिलती है उसको लेस करने के बाद जो नेट डिस्काउंट होता है दैट इज़ टू बी टेकन इन द इंटरेस्ट अर्न में। तो दोस्तों 2 आइटम हमने बात की। अब नंबर 3rd आइटम ये इंक्लूड होगी, ये भी हमारी इंटरेस्ट अर्नड में ही इंक्लूड होगी। तो ये भी हमारा शेड्यूल नंबर 13 ही होगा दोस्तों। नंबर 3rd होगा, अगर हमें पेपर में क्वेश्चन में गिवन है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है बैंक की, तो ये भी हमारा इंटरेस्ट अर्न के शेड्यूल में आएगा। उसके बाद नंबर 4, अब नंबर 4 जो कैटेगरी हमारी इसमें इंक्लूड होगी वो है इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद RBI। जो RBI के पास बैलेंस पड़े हैं एंड इंटर बैंक फंड्स, अगर कोई उनके पास फंड पड़े हैं या RBI के पास जो भी उस पर इंटरेस्ट है, तो जो भी हमारे जितने भी इंटरेस्ट होंगे जो फंड पड़े हैं दीज आर टू बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल नंबर 13। तो दोस्तों मैंने बोला कि नंबर 1 जो आइटम हमारी होती है वो है इंटरेस्ट अर्न में जितने भी लोन हैं, कैश क्रेडिट नंबर 1 कैटेगरी हम उसको लेते हैं। फिर हम डिस्काउंट भी आते हैं, जितने बैंक ने डिस्काउंट किए, BR डिस्काउंट किया, वो भी हम टोटल को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसमें हम रिबेट को लेस कर लेते हैं। उसके बाद 3rd आइटम है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमें गिवन है, सम में गिवन है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद RBI। दोस्तों एक बात याद रखें, अगर हमें सम में गिवन नहीं है तो हम ओनली फर्स्ट 2 आइटम ही ले सकते हैं जिसमें डिस्काउंट भी होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा। अगर नहीं है तो वी शुड इग्नोर। और नंबर 5th आइटम है अदर इनकम। अब अदर इंटरेस्ट भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं अदर्स। तो ये हमारा शेड्यूल नंबर 13 है। अगर हमें जितना अवेलेबल होगा, डाटा अवेलेबल होगा, जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उसी अमाउंट को हम इंक्लूड करेंगे अपने शेड्यूल नंबर 13 में। तो सबसे पहले दोस्तों बनता है शेड्यूल नंबर 13, जिनकी हम डिटेल बनाते हैं सम में, तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट में पूरी डिटेल बनाने के बाद 13 की डिटेल बनाएंगे, 14 बनाएंगे, 15, 16 के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की समरी बना देते हैं। तो पहले मैंने शेड्यूल नंबर 13 में हमने ये समरी बनाई कि बैंक की इनकम कितनी है जो हमारी इंटरेस्ट अर्न में होगी और डिस्काउंट अर्न में होगी। तो ये है शेड्यूल नंबर 13। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब हमारा चलेगा शेड्यूल नंबर 14। अब 14 में देखते हैं दोस्तों। तो 14 में हमें वैसे डिटेल पूरा अपने स्टडी होनी चाहिए, जो भी एग्ज़ाम में सम में होगा वो हम वहाँ पे नोट कर लेंगे। अब आता है अदर इनकम। अब अदर इनकम में क्या इंक्लूड है? अगर हम अदर इनकम की बात करें तो इसका भी परफॉर्मा वैसे ही बनाया जाएगा सेपरेटली। तो ये हम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास होता है ईयर एंडेड, ऊपर हम लिखते हैं ईयर एंडेड जिसका अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे रुपीज़ होते हैं इन लैक्स और थाउजेंड। तो यहाँ पे हम क्लियर लिखेंगे। अब 14 में क्या आता है? अब 14 में होता है, ये भी हमारे बैंक की इनकम है। अब यहाँ पे आएगा कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। तो हमें ये माइंड में रखना है। कई बार हमारे सामने गिवन होता है कमीशन, कई बार हमारे सामने गिवन होता है ओनली ब्रोकरेज, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता कि ये क्या काइंड है। तो इट इज़ काइंड ऑफ इनकम। तो ये बैंक की इनकम है। तो ये होगा शेड्यूल नंबर 14। तो यहाँ पे हमारे रुपीज़ होंगे इन लैक्स और थाउजेंड। तो यहाँ पे नंबर 1 इनकम हम माइंड में रखेंगे, कमीशन जो बैंक ने लिया, एक्सचेंज जो एक्सचेंज करता है, फॉरेन एक्सचेंज की जो भी इनकम होती है, जो भी उनके डिस्काउंट, जो भी इनका एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, ब्रोकरेज होती है ट्रांजैक्शन की, दैट इज़ काइंड ऑफ इनकम। तो फर्स्ट इनकम हमारी होती है कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। सेकंड हमारे पास होती है दोस्तों, ये होती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई अगर लॉस हो जाए, हम यहाँ पे नेट कर लेते हैं लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
अब ये क्या है दोस्तों, अगर हमारे ट्रांजैक्शन में, बैंक के ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट ज़्यादा है एंड लॉस माइनर है, तो लॉस को हम लेस कर देते हैं और नेट इफ़ेक्ट जो हमारे प्रॉफिट का होता है वो हम शो करते हैं हमारे 14 नंबर शेड्यूल में। तो यहाँ पे हमारे पास होता है 14 नंबर शेड्यूल, दैट इज़ आल्सो बिलोंग टू इनकम। अब नंबर थर्ड, अब थर्ड में हमारी जो स्टेज होती है वो है प्रॉफिट्स ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये हमने रीवैल्यूएशन की जो भी प्रॉफिट होंगे ये हम लेस कर देंगे। अगर इसमें कोई लॉस भी है, अगर इनका माइनर लॉस है तो उसको हम यहीं पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं और जो नेट प्रॉफिट होता है दैट इज़ इंक्लूडेड इन द शेड्यूल नंबर 14। अब उसके बाद मैं फिर थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देयर आर वेरियस आइटम, लेकिन हमें पेपर में वही लेनी है, हमें नोट डाउन वही करनी है जो हमारे सम में गिवन होगी, लेकिन वी हैव टू नो, हमें पता होना चाहिए कौन सी आइटम हमारी, कौन सा ट्रांजैक्शन हमारा 14 में आता है। उसके बाद हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन भी हो गया। उसके बाद हम करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। अगर बैंक ने लैंड को सेल किया, अपनी फिक्स्ड एसेट को सेल किया, बिल्डिंग एंड अदर एसेट, अगर यहाँ से उनको कोई प्रॉफिट हुआ तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे और इसमें हम लॉस को लेस करेंगे। अगर कोई माइनर लॉस है वो लेस हो जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स, वो हमारा 14 में इंक्लूड होगा क्योंकि ये हमारी इनकम का शेड्यूल है। उसके बाद हमारे पास होता है प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो ये हम लेते हैं प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो ये भी हमारा अदर इनकम का शेड्यूल है। तो हमें हेडिंग में अदर इनकम लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पे भी हम अदर इनकम लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसकी डिटेल अगर देखेंगे, अगर हमें एग्ज़ाम में मिलता है, सम में मिलता है, तभी हम यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जितने भी बैंक को प्रॉफिट हुए, जो भी उन्होंने गेन किया, वो हम यहाँ पे, चाहे वो फिगर हमारी इन 1000 में हो, चाहे वो इन लैक्स में हो, हम उसको यहाँ पे नोट करते हैं। तो हमें 14 में इस तरह से हमें नोट करना है। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और भी इनकम है, वो लास्ट में हम नोट करते हैं, इनकम अर्नड बाय वे ऑफ डिविडेंड। अगर बैंक को कोई डिविडेंड वगैरह मिला है ना, डिविडेंड एट्सेट्रा, जो भी उनको मिला, कंपनी से डिविडेंड मिले, वो भी जो हमें अब्रॉड में मिले और इंडिया में मिले, बैंक को इंडिया में मिले या अब्रॉड में मिले, जो भी डिविडेंड कंपनियों से मिला दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस। तो हम इसको प्रॉफिट के गेन में हम अदर इनकम में नोट करेंगे। तो दोस्तों ये हमें माइंड रखना है। तो यहाँ पे हमारा 4th पॉइंट होगा, यहाँ पे 5th होगा और यहाँ पे 6th होगा। तो हमारे 6 पॉइंट होंगे रिगार्डिंग द 14 नंबर शेड्यूल। तो ये अदर इनकम आ जाता है। अगर मान लो हमें और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं अवेलेबल, तो ओनली हम कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज ही ले सकते हैं। लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस 13 में हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है, और अगर हम 14 लेते हैं तो इस तरह की हमारी इनकम इंक्लूड होती हैं। तो ये हमारा है 14। तो 14 तक हमें इनकम अवेलेबल होती हैं। अब हमारी इनकम अवेलेबल हो गई है। अब हम शेड्यूल लेते हैं 15। अब हमारे पास जो नया शेड्यूल होगा दैट विल बी शेड्यूल नंबर 15 और वो होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडिड। अब बैंक के इंटरेस्ट एक्सपेंड कब होते हैं, बैंक के इंटरेस्ट खर्चे कब होते हैं, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब बैंक को जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है। जैसे उनकी इनकम होती है लोन में, बैंक को इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है। वो किस रेट में करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स।
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अब जो भी हमारे क्लाइंट्स ने, जो भी पब्लिक ने डिपॉजिट किए, अब हमारे डिपॉजिट कौन से होंगे दोस्तों? यहाँ पे हम ले सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट होगा। उसके बाद हम लेते हैं सेविंग डिपॉजिट, जो भी सेविंग्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट होंगे ये भी हमारा इंक्लूड है। रेकरिंग डिपॉजिट, तो जो भी आरडी जिसको हम कहते हैं, तो जो भी डिपॉजिट्स हैं दैट विल बी एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो दोस्तों हमें याद रखना कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं शेड्यूल नंबर 15 से। 13 और 14 इनकम का है जिसमें बैंक की इनकम होती है, 15 से उनके एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो नंबर 1 फिक्स डिपॉजिट, हमें पेपर में देखना है फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, सेविंग का है, आरडी का है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। उसके बाद हम इसकी कैटेगराइजेशन और भी कर सकते हैं। अब 15 में और क्या इंक्लूड होगा हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे होगा 15 में इंटरेस्ट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरिंग्स। अब जो उन्होंने लोन लिया आरबीआई से, बिकॉज आरबीआई इज नोन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रेजोर्ट, जो बोरिंग उन्होंने आरबीआई से की, और इंटर बैंक बोरिंग, अगर उनकी इंटर बैंक बोरिंग है, अगर बैंक ने लोन लिया कोई भी पर्टिकुलर बैंक ने जिसका हम बना रहे हैं, और ये कवर होगा शेड्यूल नंबर 15 में, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आएगा। जो बैंक ने लोन लिए आरबीआई से और इंटर बैंक बोरिंग की है, जो उसका इंटरेस्ट होगा पहले तो उन्होंने पब्लिक को देना है, पब्लिक को इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के लिए होता है, यहाँ पे हम पब्लिक कह सकते हैं पब्लिक के डिपॉजिट, तो ये भी इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर होगा। अगर उन्होंने आरबीआई से लोन लिया, इंटर बैंक बोरिंग है, ये भी उनका लोन होगा। और नंबर 3, ये सेकंड पॉइंट होगा, नंबर 3 है अदर्स, और कोई भी इंटरेस्ट पेएबल अगर लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स पेएबल बाय बैंक, अगर हमारे सम में लिखा है पेएबल बाय बैंक, अगर पेएबल लिखा है इट मीन्स दैट विल बी कैटेगराइज्ड इन द शेड्यूल नंबर 15, तो उसको हम 15 नंबर शेड्यूल में करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल नंबर 15 में आता है। अगर हमें कोई भी यहाँ पे करंट अकाउंट का इंटरेस्ट पेएबल है, तो जब भी पेएबल होगा जिसकी कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, जब हम अदर्स की बात करते हैं, अदर्स में एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट का नेम नहीं आया जो पेएबल है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द, यहाँ पे होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो यहाँ पे हमने लिया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, जो लास्ट हमारा शेड्यूल है वो भी हमारे एक्सपेंडिचर का है, वो है 16। अब 16 में लेते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमें लेना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग में हमें थोड़ा शेड्यूल माइंड में रखना है, इनका एक सीक्वेंस है जो हमारे स्टूडेंट्स को माइंड में रखना चाहिए। अब इनका सीक्वेंस क्या होगा? नंबर 1 इनका सीक्वेंस होता है पेमेंट, ये हमें माइंड में रखना है, पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉइज। अब ये हमारा प्रोविज़न है एम्प्लॉइज़ के लिए, तो ये भी हमारा रुपीज़ इन लैक्स। तो यहाँ पे पेमेंट टू एंड प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉइज़, जिसको हम कई बार दोस्तों एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, तो इसका मतलब यही है कि हमने एम्प्लॉइज़ को कितना इस्टेब्लिश किया, उनकी पेमेंट जो भी होगी दैट विल बी एक्सपेंसिव फॉर बैंक, ये बैंक के खर्चे होंगे ऑपरेटिंग मैंने ईयर टू ईयर, एवरी ईयर वी हैव टू पे, तो इसको हम ऑपरेटिंग कहते हैं। तो नंबर 1 हमने शेड्यूल 16 में हम ले रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
अब हमने पहला लिया पेमेंट टू एम्प्लॉइज़। अब सेकंड जो हमारा सीक्वेंस बनता है वो है रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग। ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है जो भी हमने बिजनेस का बैंक ने देना है। सेकंड हमें माइंड में रखना होता है रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग। नंबर थर्ड ये होता है प्रिंटिंग। नंबर थर्ड सीक्वेंस में आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जो भी हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी इनके एक्सपेंडिचर हैं वो यहाँ पे आएंगे। नंबर फोर ये हमें माइंड में रखना है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। ये हमारा नंबर फोर में होता है। नंबर फिफ्थ में होता है डेप्रिसिएशन फॉर बैंक्स प्रॉपर्टी। अब बैंक की प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन ये भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। नंबर सिक्स में हम लेंगे डायरेक्टर फीस। अब डायरेक्टर फीस में हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कोई मैनेजर, उनकी सारी जो फीस होगी, उनके अलाउंसेस, तो ये हमें यहाँ पे इंक्लूड करने हैं एंड देयर एक्सपेंसेस। तो इसका नंबर होगा 6। तो डायरेक्टर के बाद हमें माइंड में रखना आ जाते हैं ऑडिटर। अब यहाँ पे होगा ऑडिटर्स जो हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं एंड एक्सपेंसेस, ये भी हमारा इंक्लूडिंग होगा। उसके बाद एट्थ, अब एट्थ में हम लेते हैं लॉ चार्जेस, लीगल चार्जेस। दोस्तों इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से हम डिटेल बनाते हैं जिसमें हमारे ऑपरेटिंग होते हैं। तो अगर हम नाइन्थ लें तो यहाँ पे आता है पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, तो ये इंक्लूड होता है। नंबर 10th में हमारी होती है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो ये हमें सीरियल को माइंड में रखना पड़ेगा। अगर हमें इतने पॉइंट मिलते हैं, अगर हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है, तब तो हमें यहाँ पे पूरा लिखना है। अगर हमें थोड़ा ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन है तो वी कैन पुट ओनली सेलेक्टेड आइटम। तो जहाँ पे हमें आइटम मिल रही हैं सेलेक्टेड, हमें वहीं पे नोट करना है। वी नीड नॉट टू पुट ऑल द आइटम। तो यहाँ पे 11th में हमें लिखना होता है इंश्योरेंस। तो ये होगा शेड्यूल नंबर 16 जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, और ये होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे इंश्योरेंस, और 12 में हमारा होगा अदर। इसमें हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होंगे। तो इस तरह हम दोस्तों 16 में अपने एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो ये हमने शेड्यूल बनाया। तो मेरे पास 4 शेड्यूल हैं जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों ब्रीफ में शेड्यूल 13 एंड 14। ये शो करते हैं बैंक की इनकम्स को, और हम कहते हैं शेड्यूल नंबर 15 एंड 16 ये शो करते हैं एक्सपेंसेस को। अगर हम ब्रीफ में देखें तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और जो नेट रिज़ल्ट आता है वो हमारा होता है प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पर्टिकुलर शेड्यूल में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। तो 16 अलग होता है। तो 16 में हमारे ऑपरेटिंग हैं, 15 में हमारे इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा डिपॉजिट पे होता है, पहले पब्लिक का, फिर हमारा इंटर बैंक बोरिंग का, जो भी बैंक ने इंटरेस्ट देना है वो भी इंक्लूड है, ये भी हमारा 15 में ही होता है। दोस्तों अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड लेना है पब्लिक का। हमें ओनली ये नोट करना कि किस कैटेगरी में, किस शेड्यूल में दीज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए। ये हमारा सीरियल वाइज हमारा होता है, हमारी सिंक्रोनाइजेशन है रिगार्डिंग शेड्यूल नंबर 16 में हमारा सीरियल है, अभी कौन से ट्रांजैक्शन हमारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएंगे।
तो ये हमारा शेड्यूल है, इस तरह हमें बनाना है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ हमारा ट्रांजैक्शन है। उसके बाद अब मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंक फॉर द ईयर एंडिंग। अब दोस्तों एक बार हमने सारे शेड्यूल बनाए, अब हमने जो भी वहाँ पे टोटल किया, अब हमारा फाइनल रिज़ल्ट हमें अपने एग्ज़ाम में इस तरह से शो करना है। तो हम यहाँ पे अपने रिज़ल्ट को शो करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे शेड्यूल नंबर, यहाँ पे हमारे रुपीज़ होंगे। जो बैंक के ट्रांजैक्शन हमारे लैक्स और करोड़्स में होते हैं और थाउजेंड में होते हैं। अब देखो दोस्तों, हम इसको ब्रीफ में बनाते हैं, जो हमारी फाइनल टच होती है प्रॉफिट एंड लॉस की। अब नंबर 1 हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा सीक्वेंस होता है इनकम। अब इनकम में हमारा पहला पॉइंट होगा दोस्तों इंटरेस्ट अर्न्ड। अब जो मैंने 13 नंबर शेड्यूल में बनाया था, जिसमें हमारा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और इन्वेस्टमेंट की इनकम, जो भी हमारी इंटरेस्ट की इनकम थी जो हमने इंक्लूड की थी, उस अमाउंट को हम यहाँ पे टोटल को इंक्लूड कर देंगे। जो हमने 13 में डिस्काउंट भी लिए, इंटरेस्ट भी लिया, और हमारे जो भी यहाँ पे इनकम थी, हमारी इनकम की काइंड क्या क्या थी, वहाँ पे हमने लिया था इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, जो हमने 13 नंबर शेड्यूल में क्लियर किया। अब जो 13 नंबर शेड्यूल का यहाँ पे टोटल होगा, जो भी हमने अदर इंटरेस्ट में टोटल लिया होगा, जो भी टोटल हमारी इनकम होगी इंटरेस्ट की, दैट विल बी पुट ऑन द फाइनल शेड्यूल नंबर 13। तो इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं अदर इनकम। अब अदर इनकम में 14, जिसमें हमने कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एवरीथिंग वी हैव टेकन, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया। तो ये भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा और ये टोटल हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये टोटल हमारी इनकम का हो गया। अब सेकंड में फाइनली हम कर रहे हैं, इसमें हमारा आता है टॉपिक, हेडिंग हम एक बार लिख लेंगे एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में नंबर 1 हमारे पास होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। दोस्तों 15 नंबर शेड्यूल अब हमारा आने वाला है, तो इसको भी हम पोस्ट करेंगे, और उसका जो शेड्यूल नंबर है वो है 15, जहाँ पे हम करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब बैंक ने जो भी पब्लिक को इंटरेस्ट दिए, पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिए और इंटर बैंक बोरिंग पे दिए, आरबीआई की बोरिंग पे दिए, जो भी बैंक ने अपना एक्सपेंडिचर किया, उसका शेड्यूल नंबर होगा दोस्तों 15। अब यहाँ पे हमने 15 नंबर शेड्यूल लिया, तो ये हमारा होगा 15 नंबर शेड्यूल। तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है वो आएगा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हमने वहाँ पे शेड्यूल बनाए उनका टोटल हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। ऑपरेटिंग में होगा 16, जिसकी डिटेल हमने अभी बनाई है। 16 में जो भी हमारा टोटल पर्टिकुलर्स बनेंगे, जैसे हमारे 15 के बने, 15 में जो भी एक्सपेंडिचर आए उनका भी जो टोटल है, अब 16 का जो भी टोटल है दैट विल बी इंक्लूडेड हेयर। तो ये देखा जाए दोस्तों, यहाँ से हम ब्रैकेट शुरू कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ टू बी डिडक्टेड। अब इसको हम डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे। अब दोस्तों इसी के साथ एक्सपेंडिचर के साथ ही थोड़ा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इट इज़ अवर P&L अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यू हो रहा है। अब जो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया, इसी के साथ हम मेंशन करेंगे प्रोविज़न एंड कंटिंजेंसीज। अब यहाँ पे दोस्तों हमें प्रोविज़न एंड कंटिंजेंसी, जिसमें हमारा होता है प्रोविज़न फॉर बैड डेट।
अगर कहते हैं बैड डेट्स हमें बनाने हैं, बैड डेट्स, तो हम यहाँ पे बैड डेट बनाते हैं और उसके बाद लास्ट में जो हमारा होता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अगर मान लो हमें टैक्स लगाना है तो पहले हम बैड डेट को लेस करेंगे, तो रिमेनिंग जो आंसर होगा वो हम टैक्स बनाएंगे, लेकिन इसका शेड्यूल होगा, इसका कोई भी शेड्यूल नेम नहीं है, बट इट इज़ आफ्टर 16, इट विल बी कैटेगराइज्ड इन द एक्सपेंडिचर। ये हमें माइंड में रखना है। ये कैटेगराइजेशन कहाँ पे आ रही है? एक्सपेंडिचर के सीक्वेंस में आ रही है, तो हमें यहाँ पे रखना होगा, जिसको हम कहते हैं बैड डेट और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। ये भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो दीज विल बी डिडक्टेड, तो ये भी हम ब्रैकेट में लेते हैं। अब जो हमारा यहाँ पे टोटल बनेगा दैट विल बी टोटल। अब जो हमें डिडक्ट करना है उसका भी टोटल होगा। और जो थर्ड कैटेगरी हमारी बनती है वो है प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे हम लेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑफ लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर, अब ये हमारा होगा, अब यहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट, ये मेरा सबसे पहले करंट ईयर होगा प्रॉफिट, फिर हम लेंगे लास्ट ईयर, तो ये भी हमारा जो भी प्रॉफिट प्लस होगा, अगर लॉस होगा तो नेगेटिव होगा, तो लास्ट ईयर का नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया, तो ये हमारे प्रॉफिट होंगे। दोस्तों लास्ट मेरा जो फोर्थ बनेगा वो है एप्रोप्रिएशंस। अब एप्रोप्रिएशन में हमारी डिडक्शन होगी। अब यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का हमारा पॉइंट क्या होगा? फाइनली हमारा जो पॉइंट होगा एप्रोप्रिएशन का, अब पहली जो एप्रोप्रिएशन जो हमने प्रॉफिट से करनी है, अब पहली एप्रोप्रिएशन क्या होगी? फर्स्ट एप्रोप्रिएशन, मैं ज़रा नोट कर लूँ। अब यहाँ पे पहली एप्रोप्रिएशन दोस्तों होती है, अब यहाँ पे लेते हैं ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिज़र्व, जो हमने स्टैट्यूटरी रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है, दैट इज़ इंडिकेशन फ्रॉम RBI। जो आज का रूल चलता है 25%, जितना प्रॉफिट बना उसका स्टैट्यूटरी रिज़र्व हमने ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे 25%। उसके बाद आएगा ट्रांसफ़र टू, जो हमारी एडजस्टमेंट में होंगे, ट्रांसफ़र टू अदर रिज़र्व। अब वो हमें मेंशन होगा जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है या कहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे अदर रिज़र्व्स में ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे हम अलग अलग ट्रांसफ़र करते जाएंगे। उसके बाद होगा ट्रांसफ़र टू प्रपोज डिविडेंड। कई बार हमारे सामने गिवन होता है कि हमें प्रपोज डिविडेंड भी देना है, तो जो भी इनकम का पोर्शन है ये हम एप्रोप्रिएशन में करते हैं प्रपोज डिविडेंड, तो ये भी हमारा लेस हो जाएगा जितनी हमारी वहाँ पे प्रॉफिट की इनकम हुई है। तो लास्ट जो बैलेंस बचेगा वो होगा बैलेंस, जो हम फाइनली लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। तो ये हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे रुपीज़ होंगे इन थाउजेंड और लैक्स, तो यहाँ पे लैक्स में होते हैं। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट में प्रॉफिट को फाइनली जो भी ट्रांसफ़र किया जाता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने किया स्टैट्यूटरी रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद कोई अदर रिज़र्व है जनरल रिज़र्व में या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में, वो हमने कर दिया, फिर प्रपोज डिविडेंड में कर दिया, रिमेनिंग जो बचेगा वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इट इज़ द परफॉर्मा ऑफ, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं रुपीज़ इन लैक्स और थाउजेंड्स, ये हमारे रुपीज़ का है फॉर द ईयर एंडेड। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हम बैंक का लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड।
फॉर एग्ज़ाम्पल 31 मार्च 16 जो भी टाइम होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका फोर्थ पार्ट होता है बांटने का, जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। तो ये थर्ड होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद यहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें बैड डेट भी जाते हैं और टैक्सेशन भी है। मेन एक्सपेंडिचर हमारा होता है यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसकी डिटेल मैंने पीछे दी हुई है। तो इस डिटेल को, इन शेड्यूल को हमें माइंड में रखना होता है दोस्तों, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक वे है, एक मेथड है, शेड्यूल्स हैं, जिससे हम बैंकिंग कंपनी के प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हुआ, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू गो विद द बैलेंस शीट। तो उसके बाद मैं बैलेंस शीट भी डिस्कस करूंगा। तो टुडे दोस्तों आज हमें इतना ही करना है। इसमें हम सम भी ले सकते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, वी शुड नॉट पुट ऑल द ट्रांजैक्शन आइटम। जो भी हमने शेड्यूल बनाया उसमें सारे ट्रांजैक्शन हमें पुट नहीं करने। जो भी हमारे एग्ज़ाम में रेलेवेंट होगा, सम में रेलेवेंट होगा, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। बट वी हैव टू नो द सीक्वेंस, लेकिन हमें सीक्वेंस का पता होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ गो विद द वीडियो कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली आप वीडियो को चेक करो, है ना। यू हैव टू सी, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गो थ्रू कम्प्लीटली। गिव मी कमेंट, शेयर दिस लेक्चर वीडियो। तो अपनी वीडियो इसको पूरा वॉच करें। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू अगेन। तो आई विल प्रिपेयर विद द बैलेंस शीट आल्सो ऑफ बैंकिंग कंपनी।